Friends, I am here with a new video teaching aptitude mock test पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, जो पहले वाला वीडियो आपने देखा अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैंने सोचा एक और वीडियो मैं बना देता हूँ और इसके बाद दो चार वीडियो और डालूंगा जिससे तैयारी हो, और हिंदी के वीडियो खत्म होने के बाद मैं इंग्लिश में भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से ही आप मेरे चैनल पर हैं तो आप इस वीडियो की शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कल कहा था आपको कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। मैं प्रश्न बोलूँगा, उसके बाद चार ऑप्शन जो विकल्प दिए गए हैं वो भी मैं बोलूँगा, और सबसे बेहतर आंसर है वो मैं बोलने के बाद बताऊँगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे और जो सही आंसर है उसको एक तरफ लिख लेंगे और फिर मेरे आंसर से उसका मिलान करेंगे। अगर सही है तो आप अपने आप को 2 अंक दे लेंगे, 2 मार्क्स। आपने 2 अंक प्राप्त किए ऐसा मान लेंगे। अगर गलत है आपका आंसर तो आप -1/2 या -0.5 कर लेंगे, यानी आधा अंक आपका कट गया है ऐसा मान लेंगे। अगर आपने आंसर नहीं दिया है, आपको नहीं आया है, तो न आपका अंक कटेगा और नए आप अंक प्राप्त करेंगे। ऐसी मार्किंग आप लेकर चलेंगे। ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने कल कहा था कि मैं सीधा सीधा बोलता चलूंगा, कुछ समझाऊंगा नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे समझाने पड़ेंगे, यानी नए हैं कुछ, और थोड़ा सा मेरे को बताना भी चाहिए क्योंकि जो प्रश्न है उनका स्वरूप है कुछ ऐसा है कि आपको समझ में कई बच्चों को कम आता है, कि 12वीं पास ही कई बच्चे हैं। तो ये बीएससी बीएड, बीए बीएड और आगे जो बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये मूल्यवान सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। यदि बालक परिपक्वता के रूप में तैयार नहीं होता है विद्यालय की प्रत्याशाओं की पूर्ति के लिए, तो विद्यालय प्रतीत होता है। इसको दोस्तों इस सेंटेंस को 3 टुकड़ों में कर लीजिए आप, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक बालक है जो परिपक्वता के रूप में तैयार नहीं हो रहा है, वह विद्यालय की प्रत्याशाओं एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा है, तो उसको विद्यालय कैसा प्रतीत होगा, ऐसा प्रश्न है। तो इसको टुकड़ों में समझ लीजिए आप। अब ऑप्शन दे रखे हैं, एक बृहत्कारी, एक अत्यधिक भयपूर्ण अभिकरण, भय का प्रतीक और भय ग्रंथि। दोस्तों आप आंसर दीजिए, मैं आपको बताता हूं, ये तो आने का सवाल ही नहीं है। बी, एक अत्यधिक भयपूर्ण अभिकरण, ऐसा उसको लगेगा, लेकिन भय का प्रतीक ये इससे अच्छा आंसर है, और सबसे अच्छा आंसर आएगा इसमें भय ग्रंथि। अब भय ग्रंथि को मैं समझा देता हूं कि बच्चे को विद्यालय, क्योंकि विद्यालय की वो प्रत्याशाएं एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा है, तो उसमें उसको फिर एक ग्रंथि बन जाएगी, भय की गांठ पड़ जाएगी उसमें विद्यालय को लेकर के। विद्यालय जाएगा तभी वो गांठ उसको, भय की गांठ है, उसको दिक्कत देगी। ठीक है, यहाँ फियर ग्लैंड जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ एक भय की गांठ बैठ जानी है, मन में एक गांठ बैठ गई, डर बैठ गया बच्चे में कि ये विद्यालय में मैं उसकी जो उम्मीदें हैं उनको पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, और तो ये एक डर बैठ जाएगा। हालांकि ये भय यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ ये भय की गांठ यानी भय की ग्रंथि उसके मन में बैठ जाए। तो ये प्रश्न समझाने का था तो मैंने समझा दिया। अगला प्रश्न है 27। आधुनिक मनोविज्ञान स्वयं को व्यक्त करता है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो अपने आप को किस रूप में व्यक्त करता है? आकृति के प्रत्यक्षीकरण के रूप में, विज्ञान के रूप में, सामाजिकरण के रूप में, व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो मित्रों ये मेरे विचार से सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर आएगा डी, व्यवहार के विज्ञान के रूप में, साइंस ऑफ बिहेवियर, इस रूप में अपने आप को व्यक्त करता है। 28वां प्रश्न देखते हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके आदर्श प्रतिमान चरित्र नायक से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। बालक बड़ा होता गया तो शुरू में उसके आदर्श या जो हीरो हीरोइन जो हैं उसके चरित्र नायक, मॉडल या आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं, वो फिर क्या बदल जाते हैं।
किस, वो पहले तो कौन होते हैं और बाद में कौन हो जाते हैं, ये पूछ रहे हैं। बालक छोटा होता है तो उसके आदर्श कौन से होते हैं, पूछने का मतलब तो इसका ये है। तो देखो, ए है माता पिता एवं भाई बहनों से, बी नेताओं एवं मित्र मंडली से, सी दूरदर्शन के चरित्र नायकों से, और डी मित्रों एवं रिश्तेदारों से। अब मैं इसको समझा देता हूं कि बालक छोटा होता है तो उसके आइडियल यानी उसके मॉडल है, चरित्र के नायक होते हैं उसके माता पिता एवं भाई बहन। माता पिता एवं भाई बहन, वो उनका अनुकरण करता है कि मैं पिताजी जैसा बनूंगा, मैं भाई बहनों जैसा बनूंगा, या ऐसे किसी को चुन लेता है। जैसे लड़की कहते है कि मैं तो मेरी माँ जैसी बनूंगी, या मेरी बहन है ना वैसी बनूंगी, अपने एक किसी को अपना आदर्श मान लेता है और चुन लेता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, बालक बड़ा होता है, तो ये आदर्श रिप्लेस हो जाते हैं। किससे रिप्लेस हो जाते हैं? किसी से भी, है आदर्श प्रतिमान माता पिता और भाई बहन से रिप्लेस हो जाते। कई बार तो वो अपने इनकी जगह माता पिता, मदर फादर या पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर की जगह अपने टीचर को अपना मॉडल मान लेता है, आदर्श मान लेता है। कई जगह वो किसी पुलिस वाले को अपना आदर्श मान लेता है। यानी यहाँ फिर वो अपने माता पिता और भाई बहनों से अपने चरित्र नायक रिप्लेस कर देता है। आगे चलते हैं दोस्तों। किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता होती है, किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस होना है तो एक व्यक्ति को किस चीज की जरूरत होती है? ए प्रेरणा, निष्कपटता एवं धैर्यशीलता, धन, स्तर, शैली। तो दोस्तों इसका आंसर मेरे विचार से आपने दे दिया होगा, और आंसर आएगा बिल्कुल आप सोच रहे हैं वही ए। मोटिवेशन भी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए उस आदमी। स्ट्रेट फॉरवर्ड का यहाँ आप ऑनेस्ट भी मान सकते हैं आप, ये आदमी में मोटिवेशन हो, ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और उसमें पेशेंस हो। सिर्फ धन से कोई प्रोफेशन में सफल नहीं हो सकता, अपने स्तर से भी सिर्फ इनसे नहीं, ये तीन चीजें होंगी तो आदमी सफलता की तरफ बढ़ चलेगा। ये तीनों चीजों की आवश्यकता है। 30वां प्रश्न है, इस बात का पूर्व कथन करना सरल है कि अभियोग्यता परीक्षणों के द्वारा किसी व्यवसाय में देश देश की कैसी स्थिति होगी। इसके उत्तर के ऑप्शन हैं 30वें प्रश्न के, असफलता, बी स्वभाव, सी अभिरुचि, और डी समायोजन। तो मित्रों पहले तो मैं ये प्रश्न आप समझे नहीं होंगे, इसकी हिंदी कुछ इस तरीके से है कि आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझा देता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इंग्लिश का ऑप्शन भी, यानी इंग्लिश, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों छपी होती हैं पेपर में, तो आप दोनों तरफ जरूर देखें कि इस बात का पूर्व कथन करना सरल है कि अभियोग्यता परीक्षणों के द्वारा किसी व्यवसाय में, इसका आंसर आएगा ए, असफलता की कैसी स्थिति होगी। तो आपको क्या है कि ये समझ में नहीं आया कैसा वाक्य बन गया। अब मैं आपको समझाता हूं कैसा होगा ये वाक्य, कैसे लगभग आपको कैसे बनाना चाहिए कि अभियोग्यता परीक्षण, एफिशिएंसी टेस्ट अगर किसी का ले लेंगे तो वो व्यवसाय में उसके सक्सेस होगा या सक्सेस नहीं मिलेगी, असफलता की पोजीशन कैसी होगी, इस बात का पूर्व में ही कथन करना सरल हो जाएगा। समझ गए होंगे? दोबारा बोलता हूं कि एफिशिएंसी टेस्ट किसी आदमी का ले लेंगे तो हम आसानी से कह सकते हैं कि किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले ही कह सकते हैं सरलता से कि उस प्रोफेशन में असफलता की स्थिति कैसी होगी, यानी वो असफल होगा या असफल नहीं होगा, ये स्थिति हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। प्रेरकों की भग्नाशा कारण होती है, जो मोटिवेशन देने वाले होते हैं उनकी ही आशा भग्न हो जाती है, यानी टूट जाती है। भग्न यानी टूटना, खंडित होना। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे, ए निम्न भावना यानी हे भावना की, बी चिंता की, सी अकुशलता की, डी व्यावहारिक असामान्यताओं की। तो प्रेरकों की जो भग्नाशा किस कारण से, प्रेरकों की भग्नाशा कारण होती है व्यावहारिक असामान्यताओं की। आगे चलते हैं। एक अध्यापक जिसकी शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो गई है, शिक्षक में उसका इंटरेस्ट बन गया है,
तो उसकी अभिरुचि विकसित हो गई है, वह छात्रों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की तुलना करता है, पारंपरिक नियमों से प्रभावित नहीं होता है, बालकों के साथ प्रभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाता है। तो दोस्तों आप इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा ए। छात्रों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है, इसलिए किसी एक अध्यापक में शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो गई है, टीचिंग में उसका इंटरेस्ट बढ़ गया है, उसके जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप हो गया है। क्यों? कि छात्रों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का वो अध्ययन करता है। आगे चलते हैं मित्रों। एक शिक्षक जो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है, उसे जो टीचिंग साइकोलॉजी, एक कोई टीचर टीचिंग साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल हैं उनको अपने बिहेवियर में शामिल कर लेता है, उसे वह ए शिक्षण व्यवसाय में गर्व की अनुभूति होती है, बी प्रश्नों के त्वरित तैयार किए गए समाधान प्रस्तुत करता है, सी छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल अपने शिक्षण विधि को समायोजित करता है, और डी अधिगम सिद्धांतों की इसको अधिगम कर लीजिए, अधिगम सिद्धांतों में तुलना करता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सी। जो एक टीचर जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनको अपने व्यवहार में ले आता है, तो उसे छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी शिक्षण विधि को समायोजित करता है, उसे यानी वह छात्रों की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, पर्सनल नीड्स हैं, उनके अनुकूल, उनके अनुसार ही अपनी टीचिंग मेथड है उसको एडजस्ट कर लेता है। वो अपनी तरीके से नहीं, जैसी कक्षा में जैसे टीचिंग मेथड की ज़रूरत है वो वैसा ही टीचिंग मेथड अपनाता है। ठीक है दोस्तों। 34 निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी जो ऑडियो विजुअल, यानी जिसमें सुनता भी है और दिखता भी है। तो रेडियो ऑडियो ही है, टेप रिकॉर्ड में भी सिर्फ सुनता ही है, दूरदर्शन है, टीवी में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, प्रोजेक्टर है। तो यहाँ आंसर आएगा दोस्तों, ये सरल था तो आपने इसका आंसर तो कर लिया होगा, इसलिए मैंने थोड़ा पहले भी बोल दिया इसका आंसर, ये तो दूरदर्शन आएगा, आपने जरूर कर लिया होगा। प्रेरक व्यवहार, यहाँ टीवी भी आ सकता है, ध्यान रखना, ये रेडियो टेप रिकॉर्ड लिख दिया है, दूरदर्शन की जगह टीवी भी लिखा हो सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है। प्रेरक व्यवहार उत्पन्न करते हैं तथा इसे निर्देशित करते हैं, ए उचित लक्ष्य की ओर, बी निष्कर्ष की ओर, सी पूर्व कथन की ओर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर आएगा इसका ए उचित लक्ष्य की ओर। प्रेरक ऐसा व्यवहार उत्पन्न करते हैं और उसे ऐसे डायरेक्शन देते हैं कि वो अपने उचित लक्ष्य की ओर, जो उनका टारगेट होता है, एम होता है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। 36 वह अधिगम जिसमें गामक अंग निहित होते हैं उसे कहते हैं, वह अधिगम ऐसी लर्निंग जिसमें गामक अंग निहित हो रहते हैं उसे कहते हैं संवेदी अधिगम, गामक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, संवेदी गामक अधिगम। तो इसमें चूंकि गामक अंग निहित है तो यहाँ आंसर बनेगा इसका बी गामक अधिगम। निम्नलिखित में से पृथक विकल्प है, इनमें अलग ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अलग ही विकल्प है? पुनर्वहन, पहचान, चिन्ह, याद करना। तो इनमें पुनर्वहन, तो यह मेरे विचार से पुनर्बलन होना चाहिए, फीडबैक, पुनर्बलन होना चाहिए, पुनर्बलन, पहचान, याद करना। तो ये पृथक विकल्प आएगा। इनमें सब में अलग क्या है? तो ये सी अलग आएगा, चिन्ह। 38 किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, सोशल कंडीशन है, उसमें क्या इंसिडेंट होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी होती है। किस चीज से इसकी जानकारी होती है? ए मानवीय संज्ञान, बी अंतर प्रक्रिया संज्ञान, सी सामाजिक संज्ञान, डी परिस्थिति विशेष संबंधी संज्ञान। तो ये सामाजिक परिस्थिति वाला ये है, तो ये सामाजिक संज्ञान इसका आंसर आएगा, आपने दे भी दिया। सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति है, सूचनाओं
और ज्ञान की प्राप्ति इनमें से क्या है? सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, स्मृति में लाने की योग्यता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर इंफॉर्मेशन और लर्निंग, ये क्या है? ये सीखने की योग्यता है। लर्निंग एबिलिटी है, ज्ञान की प्राप्ति, सूचना और नॉलेज की प्राप्ति, इंफॉर्मेशन और नॉलेज की प्राप्ति, वो क्या है? सीखने की योग्यता है। कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग, एबिलिटी ऑफ लर्निंग। प्रेरणा को अनुसरण करना चाहिए, किसका? पुरस्कार का, निंदा का, परिणाम के ज्ञान का, प्रलोभन का। तो प्रेरणा को हमेशा किसको फॉलो करना चाहिए? प्रेरणा को हमेशा पुरस्कार। अच्छा, ये पुरस्कार कभी कभी प्रशंसा के रूप में भी हो सकता है, किसी की बड़ाई कर दी, वाह वाह शाबाश ऐसे बोल दे। तो जो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, वो उसको फॉलो किसको करना चाहिए? पुरस्कार का। तो पुरस्कार किसी भी रूप में मौखिक भी हो सकता है, पेन दे दिया, पेंसिल दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन मुंह से भी हो सकता है। एक प्रेरित शिक्षक में गुण होते हैं, खुद ही सेल्फ इंस्पायर्ड कोई शिक्षक टीचर है तो उसमें क्या क्वालिटी होगी? वो आशाओं का अयथार्थ स्तर, बी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, असंतोष, आवश्यकता वंचना। तो दोस्तों अगर टीचर है पहले से ही मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, तो उसमें क्या क्वालिटी होगी? इसका आंसर मैं सोचता हूँ आपने दे दिया होगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो अपने एम की तरफ, अपने टारगेट की तरफ वो डायरेक्टेड होगा, ऐसा व्यवहार वो करेगा, ऐसा ही बिहेव करेगा। 42, एक अध्यापक को उन्नत करना चाहिए, एक टीचर है उसको क्या डेवलप करना चाहिए, क्या उन्नत करना चाहिए? आंसर के विकल्प बोलता हूँ। छात्रों में चिंता की भावना पाठ्यक्रम को हड़बड़ी में समाप्त करने की स्थिति के द्वारा, छात्रों को गृह कार्य पूर्ण करने के लिए तंग करे, सी छात्रों में अंतः क्रियात्मक संप्रेषण को बढ़ावा दे, डी छात्रों को प्रश्न पूछने पर दंडित करे। इनमें से क्या करना चाहिए, क्या उन्नत करना चाहिए? तो दोस्तों ये आएगा, दोस्तों इसमें आंसर आएगा सी, छात्रों में अंतः क्रियात्मक संप्रेषण को बढ़ावा दे। जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें तो आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको बढ़ावा दे। एक अध्यापक को इस चीज को उन्नत करना चाहिए कि छात्रों के जो अंतः क्रियात्मक कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, उसको बढ़ावा दे। आगे चलते हैं। प्राय शिक्षक एवं माता पिता छात्रों में बुद्धि के विकास को अधिक तरजीह देते हैं। शिक्षक भी, टीचर भी और माता पिता क्या सोचते हैं कि स्टूडेंट में जो बुद्धि है वो उसका डेवलपमेंट हो जाए, उसको प्रायोरिटी देते हैं, तरजीह यानी प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वह समुन्नत बनाती है। इसका क्या आंसर आएगा? ए अकादमिक उपलब्धि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी भावनाओं को, न्यून रिस्क युक्त व्यवहार को। दोस्तों मैं आपको ऑप्शन तो और बताऊंगा, पहले निर्भरता संबंधी व्यवहार को और डी आज्ञाकारितापूर्ण व्यवहार को। आपने चारों ऑप्शन देख ली, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए, शिक्षक माता पिता एवं छात्रों में बुद्धि के विकास को अधिक तरजीह देते क्योंकि वे समुन्नत बनाती है क्या? अकादमिक उपलब्धि, जो एकेडमिक अचीवमेंट होता है, और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड जो भावनाएं, इमोशंस हैं उनके प्रति। इसलिए माता पिता और शिक्षक, पेरेंट्स और टीचर, ये दोनों बुद्धि के विकास को अधिक तरजीह देते हैं। ये कारण बता दिया है, एकेडमिक अचीवमेंट और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड इमोशन से उसके प्रति समुन्नत बनाती है। क्वेश्चन 44, यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक बालक सृजनशील हो तो करना चाहिए, इनमें से क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक बालक क्रिएटिव हो तो क्या करना चाहिए? ए, एक सहायक एवं भयमुक्त वातावरण, बी, माता पिता एवं शिक्षकों का हस्तक्षेप, सी, माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा आलोचना, डी, दृढ़ता यानी कठोरतापूर्ण वातावरण। ये दोस्तों सरल, इसका ये सरल प्रश्न है, आंसर भी सरल होगा और आपने दे दिया होगा, आंसर आएगा ए,
क्योंकि माता पिता और शिक्षक को हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बालक क्रिएटिव हो ही नहीं पाएगा। माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा आलोचना भी नहीं करनी चाहिए, कठोर वातावरण भी नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर आएगा इसका ए। एक सहायक एवं भयमुक्त वातावरण बालक को उपलब्ध करना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बालक फियरलेस होकर काम कर सके। आप उसका सहायता करें असिस्टेंट के रूप में। आगे चलते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता के बालक सदैव पढ़ाई लिखाई में चमकते हैं? मान लो किसी के माँ बाप बुद्धिमान हैं, टैलेंटेड हैं, तो इंटेलिजेंट हैं, तो उनके बालक हैं, बच्चे हैं, तो वो भी पढ़ाई लिखाई में चमकते हैं? ए हाँ, बी नहीं, सी मनोविज्ञान में कोई इसका कोई उत्तर नहीं है, डी ये ईश्वराधीन है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए हाँ, जिसके माता पिता बुद्धिमान है वो बालक भी सदैव पढ़ाई में चमकते हैं। हालांकि थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं दोस्तों, ये कभी कभी नहीं भी चमकते हैं, सदैव लिखा यहाँ, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ये हमेशा नहीं होता, ये हमेशा ऐसा हो ही जाए, लेकिन यहाँ ये सबसे अच्छा आंसर है ये, नहीं तो ये डी आंसर है, ये ईश्वराधीन है। ये भी कोई ऐसा नहीं कि कई बार जो बुद्धिमान माता पिता हैं उनके भी जो बालक हैं 5-7 पीढ़ी पीछे चले जाते हैं बुद्धि में, लेकिन आमतौर पे क्यों माना जाता है? बुद्धिमान माता पिता होंगे, वो बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और खूब उसकी मदद करेंगे। तो ये ईश्वराधीन है, यानी ये ईश्वर पर डिपेंड करता है कि वो कैसी औलाद जन्म देता है। ये भी नज़दीक है, लेकिन सही आंसर इसका हाँ आएगा, बस कभी कभी नहीं होता है। कौन से परीक्षणों के द्वारा अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों को लिखने एवं उनकी जांच करने के लिए न्यूनतम यंत्रों की आवश्यकता होती है तथा बहुत कम व्यय साध्य है? एक ऐसे कौन से टेस्ट हैं? तो प्रश्न ये बोल रहा है कि अभ्यर्थी को टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे अपने उत्तरों को लिखने और उसकी जांच करने के लिए सबसे कम, न्यूनतम यानी मिनिमम यंत्रों की आवश्यकता होती है, यानी बहुत कम चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सबसे कम, और खर्चा भी बहुत कम आता है, बहुत कम व्यय साध्य होते हैं। इनमें से कौन सा परीक्षण है? तो ए उपलब्धि परीक्षण, बी पेपर पेंसिल परीक्षण, सी व्यक्तित्व परीक्षण, डी व्यक्तिगत परीक्षण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा ए उपलब्धि परीक्षण। इसमें आपको फार्मूले की ज़रूरत होती है और ये आराम से निकल सकता है और इस पर खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है। आगे चलते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे बुद्धि लब्धि IQ EQ टेस्ट होते हैं ना, तो उसमें एक फार्मूले के तहत निकाले जाते हैं। तो ये उपलब्धि परीक्षण उस हिसाब से उत्तर आएगा इसका। 47 शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख फोकस केंद्र बिंदु है। टीचिंग एजुकेशन साइकोलॉजी है, उसका तो फोकस किसके ऊपर है? ए अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका उपचार करना, व्यवहार संबंधी छोटी छोटी समस्याएं, तीव्र संवेगात्मक समस्याएं, डी मस्तिष्क एवं अन्य व्यवहार संबंधी जैविक क्रियाओं में संबंध। दोस्तों आंसर आएगा इसमें ए। तो जो एजुकेशन से जुड़ी साइकोलॉजी है, उसका जो फोकस है वो होता है अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना, जो लर्निंग में जो डिफिकल्टीज आ रही हैं उनकी पहचान करना तथा उनका उपचार करना, कि उन डिफिकल्टीज को कैसे दूर किया जा सकता है, ये देखना। आगे चलते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री है। फ्रेंड्स 48 श्रव्य दृश्य सामग्री है, यानी ऑडियो विजुअल एड्स हैं, यानी टीचिंग एड्स हैं। वो क्या है इनमें से? 4 में से ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने वाली, स्वयं में साध्य नहीं है, शिक्षण की सहायक सामग्री नहीं है, छात्र को विषय वस्तु को उत्तम ढंग से समझाने के लिए उपाय नहीं करती। तो दोस्तों इसमें आंसर देखिए ए है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने वाली है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंटरेस्टेड बना देती है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इसका आंसर लगता है आपको यही आएगा। लेकिन एक
आप देखोगे तो एक आंसर और बनता है कि स्वयं में साध्य नहीं है, ये साधन है। किसी चीज को, किसी पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए हम किसी रेडियो का या टीवी का सहारा लेते हैं, तो ये साधन है, साध्य नहीं है। तो ये इसका आंसर आएगा बी, स्वयं में साध्य नहीं है। 49, संभावी शिक्षकों को छात्रों के साथ कार्य करने के लिए निम्नलिखित तात्कालिक प्रकरणों पर ध्यान देना चाहिए। जो शिक्षक बनने वाले हैं, वे टीचर बनने वाले हैं, उनको स्टूडेंट्स के साथ काम करने के लिए इन प्रकरणों पर, तात्कालिक प्रकरणों पर ध्यान देना चाहिए। ए, द्वंद्व एवं हिंसा। बी, चिंतनशीलता का अभ्यास। सी, अनुदेशन के लक्ष्य एवं उद्देश्य। डी, व्यावसायिक योग्यता संबंधी गुणवत्ता। तो इन प्रकरणों पर ध्यान देना चाहिए। जो संभावी शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं, जो अब बनने वाले हैं, जैसे आप लोग हैं ना, इसमें आप टीचिंग एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अच्छे नंबर ले आएंगे, आप एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेंगे बीएड का, तो आप क्या है, एडमिशन ले लेंगे बीएड कॉलेज में, तो आप क्या हो जाएंगे, संभावी शिक्षक, भावी शिक्षक हो जाएंगे। तो इन प्रकरणों पर ध्यान देना चाहिए, अनुदेशन के लक्ष्य एवं उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एम्स और पर्पस, अनुदेशन के इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन के एम्स एंड पर्पस। एक शिक्षक जिसने अधिगमकर्ता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर ली है वह है। एक टीचर जिसने लर्निंग करने वाले के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया है वह है। ए, आयु वृद्धि के साथ साथ अपने बालकों के लिए संवेदनशील होता जाता है, कुछ समायोजन के कारणों को व्यक्त करता है, समृद्धि के विभिन्न पक्षों की व्याख्या करता है, व्यवहार के अर्जित एवं जन्मजात स्वरूप में विभेद करता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए। ज्यों ज्यों टीचर की आयु में वृद्धि होती जाती है, आयु बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उसको अनुभव होता जाता है, त्यों ही वह लर्निंग करने वाले, यानी अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता चला जाता है। किसी भी टीचर में जो जो उसकी उम्र बढ़ती है, जो जो उसका टीचिंग एक्सपीरियंस बढ़ता है, त्यों त्यों उसके स्टूडेंट्स के प्रति उसके मन में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए। मित्रों, ये था आज का वीडियो मॉक टेस्ट। आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। और टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए आप बीएड एंट्रेंस टेस्ट, बीए बीएससी एंट्रेंस टेस्ट में सफलता के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अपने अंक आपने मेरे को नहीं बताए हैं। एक दिल्ली से जो राजकरण गुप्ता जी हैं, उन्होंने ज़रूर मेरे को अंक पोस्ट किए हैं और बहुत अच्छे अंक उन्होंने प्राप्त किए। तो आप भी, मैं फिर से बताता हूँ, अगर 40 से 45 के बीच में आपके 40 के लगभग अंक हैं तो आपको और तैयारी की ज़रूरत है। 45 तक हैं, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ठीक ठाक है। 45 से ऊपर हैं तो अच्छी बात है, और 50 हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। आप जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।